रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है। रहने दो भूखा उसे। अरे, ऐसे मत बोलिए भाभी। आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे, पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया। पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर? इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई हैं? अपने हाथ दिखा। जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू। बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है
और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। बड़बड़ाती जिठानी। सिम्मी की शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है, जहां उसके पति राकेश के चाचा चाची भी साथ रहते थे। उनकी बहू मेघा सिम्मी की जिठानी लगती थी। अरे मेघा, राकेश आ गया है, उसका खाना लगा दे बेटा।
हाँ माँ, बस वो चेंज कर ले, मैं खाना लगा दूंगी। सबके कमरे में जाने के बाद सिम्मी और राकेश साथ खाना खाते हैं, जिसे देखकर मेघा को जलन होने लगती है। अरे सिम्मी, हमारे घर में पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें राकेश ने बताया नहीं क्या? सिम्मी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है कि मेघा सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची जी, राकेश भैया तो सीधे हैं, कछु नहीं बोलते, कछु नहीं समझते, लेकिन आप तो सयानी है ना। अब देखिए, साथ बैठकर खाती है भैया के, कुछ झूठा मीठा उसका भैया के पेट में चला जाए तो सिम्मी को तो पाप लगेगा ना, पाप। सिम्मी मेघा की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, सिम्मी, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो साथ चलो। मेघा राकेश की बात सुनती है और सीधे सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, अरे चाची! अरे मेघा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसा ठीक है? राकेश भैया मुंबई जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे सिम्मी, पता चला है कि राकेश मुंबई जा रहा है। ना बेटा ना, वो नहीं जा सकता। अरे माँ, उन्हें ऑफिस के काम से जाना था, लेकिन आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके में शादी है, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। सिम्मी समझ जाती है कि मेघा ने सास के कान भरे हैं। वो सास से कहती है, माँ जी, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं। आप तो जानती हैं कि शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ घुमाओ। सास वहां से चली जाती है। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी मेघा आ जाती है। अरे गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? सिम्मी को मेघा पर नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैं और राकेश हनीमून के लिए मसूरी जा रहे हैं ना। का हनीमून? हाँ हाँ, हनीमून। क्यों? हनीमून के लिए तो पति पत्नी ही जाते हैं ना, तो मैं और राकेश जा रहे हैं। मेघा भागकर सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में तुम लोगों जितना सीधा परिवार तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और सुरेश तो कभी अकेले नहीं गए। हाँ भाई, हम तो परिवार में ही अच्छे, बड़ों के बीच, ऊपर से खर्चे है भगवान। अरे चाची, पहाड़ी इलाका है, कुछ हो गया तो। सास सीधी सिम्मी को बुलाती है, लेकिन सिम्मी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। बस मेघा दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे तो अपने घर में रखिए ना सारे कायदे कानून। आपकी सास खुद खाना बनाती है, क्योंकि आप यहाँ आकर मेरी सास के कान भरती हैं। आपका पति हमेशा खुद खाना लेकर खाते हैं, क्योंकि आप मेरे घर में ये देखने के लिए बैठी रहती हैं कि मैंने और राकेश ने साथ खाना खाया तो खाया कैसे।
मेघा दीदी, आप अपने घर और घर वालों का ख्याल रखिए। मेरे घर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने सास और पति को संभाल लूंगी। मेघा चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राकेश वहां आ जाता है। सिम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था। हाँ राकेश, तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आकर इसे खराब करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। सास सिम्मी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। सिम्मी और राकेश घूमने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दरवाजे में मेघा और उसके पति खड़े होते हैं, वो भी सामान लेकर। अब छोटे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं तो हम काहे नहीं? अरे भाभी, तो आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घर में ताक झाक करके बिताने से अच्छा हो मौज करके ही बिताओ। कामचोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ, तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ओह, ये तो जाएगी नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम।
चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना। तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है, वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी। एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।